अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम चैप्टर नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5 ये करने जा रहे हैं। सारी एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा, जब आप डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो प्रेशर एंड वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं या टेम्परेचर के जो यूनिट्स होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। आपने प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए सेम रखने हैं। अगर नहीं है तो उनको कन्वर्ट करके एक जैसे यूनिट्स में रखना है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे जज किया जाता है कि हमारे पास चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या जनरल गैस इक्वेशन में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इन लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल्स को यानी कि न्यूमेरिकल्स को जो एग्जांपल के अंदर गिवन है परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप न्यूमेरिकल हल कर रहे होते हैं तो उसमें से जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो आप टैली करें। कलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा दोबारा टैली करें कि आपने क्या डाटा सही निकाला है। दूसरी बात, फार्मूला कौन सा लगना है वो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बता देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो इस न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। अब आप खुद सोचें, ए बी सी यानी कि एवोगैड्रोस, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के अंदर जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हो एज अ वेरिएबल और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो डेफिनेटली बॉयल्स लॉ इस पे एप्लीकेबल होगा। स्टेटमेंट से अंदाजा लग सकता है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल सॉल्व होना है उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। दो बातें होती हैं आंसर की। आंसर के मतलब दो चीज़ें याद रखिएगा। समटाइम आंसर वो आपसे खुद कहता है कि इस यूनिट्स के अंदर बताओ। मसलन वो प्रेशर का आंसर कह देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताओ, या वो कह देगा एटीएम में बताओ। तो आपने उस बात को फॉलो करना है, अंडरलाइन कर लेना है कि वो पूछ जो रहा है वो किन यूनिट्स में पूछ रहा है। एक तो ये है ना कि आपने रॉ डाटा कलेक्ट किया, डाटा में आपने फार्मूला जज किया, फार्मूला में डाटा इनपुट की और आंसर निकाल लिया। अब वो आंसर समटाइम आपको मॉडिफाई करना पड़ता है डिफरेंट यूनिट के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने जहन में रखिएगा कि जब यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, कम मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते। इस बात को अपने जहन में रखते हुए ये न्यूमेरिकल हम परफॉर्म करेंगे। मैं खुद इसको एज अ स्टूडेंट परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा ताकि एक एक स्टेप जो है वो क्लियर हो और आप लोगों को उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगे कि ऐसे ही क्यों होना है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज एक्चुअली आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर। इस एग्जाम्पल के अंदर वो कहता है कि आपके पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 dm³। अच्छा, और वो एक कंटेनर में क्लोज है जो 0 डिग्री पे है। अब जब टेम्परेचर आ जाए, जब टेम्परेचर किसी गैस का लिखा हुआ नजर आ जाए तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में कभी यूज नहीं करना। आपने वो यूज करना है या नहीं करना वो केल्विन में होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या भी करने लगे हैं, केल्विन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर इतने एटमॉस्फेयर है। वो कहते हैं कि एक गैस है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा हमें ये बता रहा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 dm³ और उसका जो टेम्परेचर है इनिशियल वो है 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन। कैसे आया? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 ऐड करेंगे तो केल्विन आ जाता है। तो 0 + 273 273 और प्रेशर है 2.5। नाउ अब देखते हैं उसे हुआ क्या। ये गैस को एक्सपेंड कराया गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करवाया गया जब तक प्रेशर 2 atm नहीं हो गया। यानी कि इसका मतलब है हमें एक न्यू प्रेशर की वैल्यू आई है, एक नए प्रेशर की वैल्यू आई है। इनिशियल प्रेशर ये था, एक नए प्रेशर की वैल्यू आई है कितनी? 2 atm।
वो कहता है नया वॉल्यूम क्या होगा, इसका मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम था, वो सेकंड वॉल्यूम पूछ रहा है, वो क्या होगा। अगर टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ी टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2 होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा अप्लाई होता है बॉयल्स लॉ में। वैसे भी जो उसकी डिमांड है वो है वॉल्यूम, और प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन बॉयल्स लॉ ही बताता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं जो मैं यूज करने जा रहा हूं। फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये चेक कर लेते हैं कि V1 V2 में से एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, P1 P2 में से एक वैल्यू गिवन है। जो प्रेशर 1 प्रेशर 2 की वैल्यू है या वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की वैल्यू, अगर इनमें से कोई दो वैल्यू गिवन हो, वेरिएबल इनिशियल और फाइनल वैल्यू के साथ गिवन हो, तो उसके यूनिट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रेशर गिवन है एटीएम में, फाइनल भी गिवन है एटीएम में, दैट्स ओके। अगर ये होता है न्यूटन पर मीटर में, ये होता है एटीएम में, तो न्यूमेरिकल आपने सोल्व नहीं करना अनटिल अनलेस आप इन दोनों के यूनिट ना बराबर कर ले। आपको इनके यूनिट बराबर करने के बाद फार्मूले में इनपुट करनी है। चूंकि मेरे पास यूनिट पहले ही बराबर है, लिहाजा मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इनपुट कर देता हूँ फार्मूले में। P1 की वैल्यू है 2.5 ATM मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 की वैल्यू है 10 dm क्यूब। अच्छा, P2 की वैल्यू है मेरे पास 2 ATM और V2 नीड टू बी फाउंड। इसको हमने फाइंड करना है। V2 इधर ही रहने दे, 2.5 ATM मल्टीप्लाई बाय 10 dm क्यूब डिवाइडेड बाय 2 ATM। नाउ पहली बात तो यह है कि अगर आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5। अब dm क्यूब वॉल्यूम का इनिशियल यूनिट है, dm क्यूब वॉल्यूम का इनिशियल यूनिट है, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा यूनिट्स में वो भी dm क्यूब ही आएगा फाइनल वॉल्यूम के लिए। अब ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया ना कि इनिशियल यूनिट अगर वॉल्यूम के dm क्यूब में है तो रिजल्ट आपका फाइनल dm क्यूब में आएगा। वैसे भी अगर आप ये यूनिट कैंसिल कर दें और इसको सोल्व कर लें तो आपका आंसर dm क्यूब में ही बचता है, क्योंकि ATM से यूनिट कैंसिल हो गए हैं। अब स्टूडेंट सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें डाटा कौन सा गिवन है। एक हाइड्रोजन गैस का इनिशियल वॉल्यूम है 250 cm क्यूब और उसका टेम्परेचर है 127 डिग्री इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हो गया -27 डिग्री। प्रेशर उसने कांस्टेंट रखा। जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट की मैंने बात सुनी तो मेरे जहन में एक लॉ आया। कौन सा? चार्ल्स लॉ। तो इसका मतलब इधर चार्ल्स लॉ लगेगा। वैसे भी प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो टेम्परेचर की जो वैल्यू चेंज होगी वो चार्ल्स लॉ ही बता सकता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 के जरिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। मेरे पास हाइड्रोजन गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम गिवन है वो है 250 cm क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम एट लो टेम्परेचर। ही इज नॉट आस्किंग के टेम्परेचर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें फलां यूनिट में या आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें dm क्यूब में। उसने मुझे नहीं कहा। अगर वो dm क्यूब में कहता तो मुझे V1 dm क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ना था ताकि मेरे V2 का आंसर dm क्यूब में आए। टेम्परेचर T1 127 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही मैंने डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा मैंने कहा नहीं, सेंटीग्रेड में नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, किस में होंगे? केल्विन में। कैसे करूं? 127 प्लस 273 दैट्स कम टू बी 400 केल्विन। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर क्या? -27 डिग्री। अब अगेन दिस इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहां लिखूंगा -27 प्लस 273। नाउ दिस कम्स टू बी 246 केल्विन। अब मेरे पास V1 T1 T2 है। फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास कौन सा लगना है। अच्छा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2।
हमारे पास V1 की वैल्यू है 250 cm3। एक तो तरीका ये है बुक के मुताबिक कि आप cm³ को dm³ में कन्वर्ट करें, आपका आंसर dm³ में है, उसे दोबारा cm³ में कन्वर्ट कर लें। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इस बात को समझें कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उनके रिक्वायर्ड यूनिट्स के अंदर, वहाँ मेंशन नहीं है कि आप dm³ में कन्वर्ट करें। तो अगर आप इसे डायरेक्ट भी cm³ में ले लेते हैं तो जो आपका आंसर है वो करेक्ट आता है। कैसे? 250 cm³ डिवाइडेड बाय 400 केल्विन। V2 कितना है? दिस वाज सपोज टू बी फाउंड। अब उसको मैंने लिख लेता हूँ। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो न्यू वॉल्यूम था, यानी कि V2 फाइंड करना था। तो यहाँ लिख लेता हूँ V2, और T2 की वैल्यू हमारे पास है 246 केल्विन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फॉर V2 तो मेरे पास आंसर आता है 153 cm³। एक चीज मुझे ना यहाँ से अंदाजा हुई, वो ये कि मैंने जैसे ही टेम्परेचर 127 डिग्री पे, मेरा वॉल्यूम कितना था 250 cm³, जैसे ही मैं टेम्परेचर -27 डिग्री पे लेके गया तो मेरा वॉल्यूम हो गया 153 cm³। इसका मतलब टेम्परेचर कम करने से मेरे वॉल्यूम की वैल्यू भी कम होगी। टेम्परेचर कम करने से मेरे वॉल्यूम की वैल्यू भी कम हो गई, यानी कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच इज एक्चुअली प्रूफ ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में डाटा कलेक्ट करने से पहले एक दा स्टेटमेंट देखते हैं। अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। याद रखना, जब आपको गैस का नाम पता हो ना, जब आपको गैस का नाम पता हो तो आप वहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो गैस का नाम पता होना जरूरी है इन केस आप उस पर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। खैर, अभी हम देखते हैं कि हमने इसमें यूज कौन सा फार्मूला करना है। ये एक वेसल में क्लोज है जिसका वॉल्यूम है 380 cm³। वॉल्यूम V1 380 cm³ हमारे पास गिवन है, और टेम्परेचर हमारे पास जो गिवन है इनिशियल वो 120 डिग्री है, और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस गैस को उठाया, ट्रांसफर किया किसमें? एक नए वॉल्यूम में V2 कितना 10 dm³ में, और उसको कूल कर दिया। इस मींस इसका वॉल्यूम 380 cm³ से 10 dm³ में लेके गए तो वो एक्सपैंड कर गई, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 27 डिग्री पे आ जाएगा। कैलकुलेट द प्रेशर। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, टू फाइंड हमने करना क्या है? फाइंड करना है हमने P2। अब आप कहेंगे सर पहली बात तो ये है कि आप टेम्परेचर जो है ना उसको केल्विन में लाएं, फिर हम इसकी तरफ चलते हैं। टेम्परेचर केल्विन में लाते हैं। 120 + 273, अब ये बन गया 393 केल्विन। 27 डिग्री को लाएं तो 27 डिग्री + 273 300 केल्विन। ओके, टेम्परेचर करेक्ट हो गया क्योंकि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करना था अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर ना होता। केल्विन स्केल इज एक्चुअली द स्केल जिसमें ये सारे लॉज अप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम की वैल्यू एक में dm³ है, एक में cm³ है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि ऐसा क्यों है? हमें तो एक यूनिट चाहिए। आप dm³ को cm³ में कर लें या cm³ को dm³ में कर लें, आपने इन दोनों को सेम यूनिट में करना है। अगर आप cm³ से dm³ में जाते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। मसलन 380 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर dm³ में आ जाएगा, 0.380 dm³। सो आपकी मर्जी है, आप इसे cm³ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, इट्स अप टू यू। आपने इनके यूनिट बराबर रखने हैं। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? नाउ द फार्मूला वुड बी जनरल गैस इक्वेशन वाला फार्मूला। कौन सा? जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरिएबल थे।
क्योंकि इस टाइम हमारे पास ये तीनों कंडीशन गिवन है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा करें कि पहले ना जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको इक्वेशन की एक तरफ रहने दें और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएं, बिकॉज ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ये इतना सिंपल होती तो शायद हम उसी टाइम सॉल्व करके कैलकुलेटर पे आंसर ले लेते। तो मैं P2 को एक तरफ रहने देता हूँ, P1 V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय V2। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज इनपुट कर देता हूँ। P1 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V1 0.380 dm cube, T2 now T2 is 300 Kelvin, T1 393 Kelvin, V2 का 10 dm cube। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो P2 का आंसर आएगा 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे लिख दिया। देखें, एक तो इक्वेशन से पता लग गया, डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया, केल्विन से कैंसिल हो गया, पीछे यूनिट ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल यानी कि सेम वेरिएबल प्रेशर 1 प्रेशर 2, जो प्रेशर 1 के यूनिट होंगे या वही प्रेशर 2 के यूनिट हो। अगर तो प्रेशर 2 फाइंड करना है तो जो प्रेशर 1 के यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं उसी में आंसर आएगा प्रेशर 2 का। सो इवेंचुअली अगर मैं इस तरह करूं या उस तरह करूं, मेरा आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे तो जो आंसर है वो डेसिमल 2 तक अगर जाता है तो आपने वहां राउंड ऑफ तक करके लिखना है उसका आंसर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो कहते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट व्हाट 0 डिग्री एंड 1 atm। पहले तो वो डेंसिटी की डिमांड कर रहा है इन कंडीशंस पे, फिर वो डेंसिटी की डिमांड करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मींस प्रेशर 1 atm ही रहने दिया जाए, मगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। फिर उसकी डिमांड ये है कि 2 atm अगर 0 डिग्री पे आपकी डेंसिटी को क्या चेंज आएगा। वो एक्चुअली ये डिस्कस करना चाह रहा है आपसे कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू को क्या होता है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू को क्या होता है। हम इसे न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे कि अगर ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो डेंसिटी को क्या होता जा रहा है, क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है। इसके लिए हम सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट करते हैं। टू कलेक्ट डाटा वी नीड टू सी कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि इनिशियली जो टेम्परेचर गिवन है वो है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो नहीं हम सॉल्व करते न्यूमेरिकल्स, हम किस में करते हैं, केल्विन में। तो 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, प्रेशर क्या गिवन है, अब हमें प्रेशर गिवन है 1 atm। अब सबसे पहले तो बात यह है कि अगर हमें गैस का पता लग गया ना तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। इस गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा, देखें फार्मूला क्या है, CH4, यानी कि इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन का मास होता है 12 और 4 हाइड्रोजन विच इज एक्चुअली 1, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ये निकलाया मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब हम क्या करते हैं, डेंसिटी पहले इन कंडीशंस पे निकालते हैं। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी, फिर हम दूसरी कंडीशन पे निकालेंगे। अब डेंसिटी का आइडियल गैस के लिए फार्मूला होता है D = PM/RT। अब R की वैल्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। R की जो वैल्यू हम लेते हैं, मैं जरा इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। R की वैल्यू का जो यूनिट है ना, वो अगर आप लेते हैं atm dm³ पर मोल पर केल्विन, तो जो वैल्यू हम लेंगे वो होगी 0.0821। अब याद रखिएगा जो प्रेशर आप इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो atm में होना चाहिए,
जो वॉल्यूम आप इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो डीएम क्यूब में होना चाहिए, तब जाके आप आर की ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो आप आर की ये वाली वैल्यू नहीं यूज करेंगे, आप आर की कोई और वैल्यू यूज करेंगे। तो आर की वैल्यू के यूनिट्स आपको डिक्टेट करते हैं कि आपने वॉल्यूम और प्रेशर का कौन सा यूनिट रखना है और उसको यूज करना है। प्रेशर की वैल्यू क्या है हमारे पास? प्रेशर की वैल्यू है 1 atm। मोलर मास कितना है? 16 ग्राम पर मोल। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.0821। ये हमने याद की हुई है, आपको याद होगा आइडियल गैस कांस्टेंट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि ये 4 वैल्यूज जो एंड पे लिखी थी कि ये याद कर लीजिएगा, ये बार बार यूज होंगी। अब देखें मैंने उसकी वैल्यू फटाफट लिख दी है और आपको ये भी समझा दिया कि यूनिट कौन से लेने हैं अगर ये वैल्यू लेनी है। प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट कौन से लेने हैं? एटीएम और डीएम क्यूब। तो ऑलरेडी हमारा एटीएम में प्रेशर था, एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर विच इज एक्चुअली 273 केल्विन। नाउ इफ वी फाइंड डेंसिटी अंडर दीज कंडीशन तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7138 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब ये वो डेंसिटी है जो किन कंडीशन पे आई है? ये आई है 0 डिग्री 1 atm पे। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं डेटा चेंज करता हूं। अब मैं डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करता हूं किस डेटा पे? अब मेरे पास जो डेटा है वो है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 27 डिग्री। 27 डिग्री का मतलब है 27 प्लस 273 मीन्स 300 केल्विन। प्रेशर उतना ही है, उसने मेंशन किया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाया, आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया। तो प्रेशर कितना है हमारे पास? 1 atm। तो अब मैं फार्मूला लगाता हूं D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो मेरे पास प्रेशर जो है वो 1 ही है, मॉलिक्यूलर मास तो डेफिनेटली गैस तो वही है 0.0821 atm डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, और जो टेम्परेचर है डेट इज एक्चुअली 300 केल्विन। तो मेरा आंसर आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू आती है 0.6493 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये कब आई है? जब 27 डिग्री टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है। नाउ हम अगेन यूज करते हैं न्यू डेटा को। हम पहले तीनों के आंसर निकाल लेते हैं फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड कंडीशंस यूज करते हैं। डेटा क्या है हमारे पास? टेम्परेचर है इस दफा 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर चेंज हो गया। प्रेशर हमारे पास आ गया 2 atm। अब देखते हैं ये इनपुट करके डेंसिटी के फार्मूला में D इज इक्वल टू PM ओवर RT। 1 atm मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 0.0821 atm डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब ये प्रेशर था 2 तो यहाँ मैं लिखूंगा 2, अब 1 नहीं लिख सकता मैं, तो यहाँ मुझे 2 लिखना होगा क्योंकि ये प्रेशर की वैल्यू नहीं आई है, तो यहाँ पे 2 आएगा मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो नई डेंसिटी की वैल्यू आती है वो आती है 1.427 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब ये वाली जो डेंसिटी की वैल्यू आई है ना, ये आई है जब हमारे पास प्रेशर था 2 atm और टेम्परेचर था 0 डिग्री। एक हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.713 ग्राम पर डीएम क्यूब। कब? ये वाली वैल्यू कब थी हमारे पास? जब 0 डिग्री और 1 atm था। ओके, और फर्स्ट वन वाली जो हमारे पास सेकंड वन वाली
जो हमारे पास थी एक वैल्यू ये थी 0.6493 ग्राम पर डीएम क्यूब, और ये किन कंडीशंस पे थी? 27 डिग्री 1 एटीएम। ये हमारे पास स्टैंडर्ड थी। यूं समझ लें मैंने खुद स्टैंडर्ड बना लिया कि इसके मुकाबले में बाकियों की वैल्यू को क्या हुआ है। हमने ये चेक करना है कि इसके मुकाबले में बाकी वैल्यूज बढ़ गई हैं कम हो गई हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब ये है 0.7 और ये है ज्यादा। आपने जब प्रेशर ज्यादा किया 1 से 2 एटीएम ले गए, टेम्परेचर चेंज किए बिना प्रेशर ज्यादा किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, उससे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई। एक्सपेरिमेंटली जो आउटपुट आई है वो भी मैंने बता दिया आपको सॉल्व करके। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, प्रेशर वही रहने दिया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करता हूं, प्रेशर वही रहने दिया, तो होगा यूं कि आपकी डेंसिटी की वैल्यू कम हो गई। पहले 0.71 थी, अब हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से 0.6493। हुआ क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर लेंगे, तो उससे उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ से हमें दो बातें पता लगी जो ही नीड टू हमें समझाना चाह रहे हैं। ही नीड टू टेल अस के अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो डेंसिटी बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो पूछ रहे हैं कि भाई मैस बताएं किसका? 1 डीएम क्यूब अमोनिया का। कितनी कंडीशंस पे? 30 डिग्री, 100 मिलीमीटर मरकरी। अमोनिया बिहेव कर रही है आइडियली। तो जैसे ही मुझे जहन में ये लफ्ज़ आया कि अमोनिया आइडियली बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर आइडियल गैस इक्वेशन लग सकती है। इस पर आइडियल गैस इक्वेशन लग सकती है। मैं ज़रा आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। PV इज इक्वल टू nRT। ओके, हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। डेटा देखते हैं सबसे पहले। डेटा ये है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस है 1 डीएम क्यूब, टेम्परेचर है 30 डिग्री। जैसे ही 30 डिग्री सुना मैं कहा ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 273 पर प्लस 30 डिग्री मेक्स 3303 केल्विन। ओके, द प्रेशर इज इन 1000 मिलीमीटर मरकरी, और जो हमारे पास अमोनिया है वो आइडियली बिहेव कर रही है। तो हमें अमोनिया का नाम पता लग गया। अमोनिया के नाम से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या होगा? NH3। एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन का होता है 3 × 1 3, तो 17 ग्राम पर मोल आ गया। अब आप क्या करें? जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें। मैं करता हूं इसे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मोल्स हैं, मास का तो जिक्र ही नहीं जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। कोई मसला नहीं, मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास ओवर मोलर मास। तो PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M, मास ओवर मोलर मास RT। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं और साथ ही सोल्व कर लेता हूं। PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M RT। प्रेशर कितना है हमारे पास? अच्छा, अब पहली बात है वॉल्यूम की वैल्यू लिखते हैं, 1 डीएम क्यूब। अच्छा, मैस हमने फाइंड करना, उसको एम में लिखा रहने देते हैं। मोलर मैस कितना है? 17 ग्राम पर मोल। आर की वैल्यू, प्रेशर हमारा है मिलीमीटर मरकरी में। मिलीमीटर मरकरी में प्रेशर हो तो हम आर की ये वाली वैल्यू नहीं यूज कर सकते, या हमें प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम में, या हम आर की डिफरेंट वैल्यू यूज करें। हम अपनी आसानी के लिए प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। 1 एटीएम इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के, तो X एटीएम 1000 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय 760। यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 760। यहाँ से X की वैल्यू आ गई
1.31 atm. नाउ दिस प्रेशर इज एक्चुअली मिलीमीटर एच में 1000 है और वैसे ये आएगा 1.31 atm. ये मैंने खुद कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे आर की वैल्यू सूटेबल लगती है, जो होती है 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन. ओके, टेम्परेचर की भी तो वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 303. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 303 केल्विन. अब मैंने ये सारी वैल्यूज इनपुट कर दी. मैं ऐसा करता हूँ, मैथ्स एक तरफ ले जाता हूँ और ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ. तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.89 ग्राम. अब 0.89 ग्राम 1 डीएम क्यूब अमोनिया का मैस है. अगर मैं इसको यूं लिख लूं ना, 1 डीएम क्यूब अमोनिया है 0.89 ग्राम मैस, या 0.89 ग्राम मैस होता है पर डीएम क्यूब, तो ये डेंसिटी बन जाएगा. तो ये अमोनिया की डेंसिटी है अगर वो आइडियली बिहेव कर रही है कितनी, 0.89 ग्राम पर डीएम क्यूब. खैर वो हमसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा था, तो वो आपका आंसर आएगा 0.89 ग्राम. मैंने प्रेशर के यूनिट्स इसलिए चेंज किए ताकि मैं आर की वही वैल्यू यूज करता रहूं जो मैं कर रहा था, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो. और आपने कन्वर्ट किस तरह करना है, पहले स्टैंडर्ड कंपेयर करना है, यानी कि 1760 के इक्वल होता है तो 1000 कितने के होगा, तो उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी, वहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी. आप आर की दूसरी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी यूज नहीं कर सकते, मगर दिस इज आल्सो फिजिबल के एक वैल्यू याद होगी तो आप यूनिट कन्वर्ट करके दूसरे में कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ी सी लंबी है लेकिन समझने में आसान है. वो कहता है आपके पास 3 गैसेस का मिक्सचर है. कौन कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन. ओके, और वो वेसल में क्लोज है, उस वेसल का वॉल्यूम है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 13 डीएम क्यूब. और ये तीनों गैसेस मिलकर जो टेम्परेचर जिसके अंदर है वो है 37 डिग्री और प्रेशर ये लगा रही है 1 atm. तो 37 डिग्री को मैं ऐसा करता हूँ 273 प्लस 37, दैट्स कम टू बी 310 केल्विन. ओके, वो कहता है मैस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस गिवन है. हाइड्रोजन का जो मैस गिवन है वो है 0.8 ग्राम और हीलियम का जो मैस गिवन है वो है 0.12 ग्राम. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर. जैसे ही पार्शियल प्रेशर का नाम आया मैंने एक फार्मूला सोचा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस वेदर इट्स हाइड्रोजन और हीलियम शुड इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. से हाइड्रोजन है, आप कहेंगे सर अगर मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर पता लग जाए ना तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकल आएगा. अब वो जो मोल फ्रैक्शन है वो निकालने का तरीका ये है कि मोल्स ऑफ दैट गैस पता हो और टोटल मोल्स पता हो. मैंने जब गौर किया तो मुझे मैसेज पता है हाइड्रोजन और हीलियम के, लेकिन ना मीथेन के मोल्स नहीं पता. क्यों, उसका मैस भी नहीं गिवन. मैस गिवन होता तो मोल्स निकाल लेता. तो मोल फ्रैक्शन तक अगर मैं पहुंच गया तो मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा. तो मैं मीथेन का मोल्स निकालना चाहता हूं, मैं ऐसा करता हूं टोटल मोल्स निकाल लेता हूं. टोटल मोल्स में से हाइड्रोजन और हीलियम के मोल्स अगर मैं निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो पीछे मीथेन के मोल्स बच जाएंगे. टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, हमने जो फार्मूला यूज करना है टोटल मोल्स के लिए वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम टोटल मोल्स आर इंटू टी. आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि टोटल प्रेशर एक्चुअली टोटल मोल्स आर टी और वॉल्यूम इंक्लूड करता है, और ये इसकी इक्वेशन बनती है. टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होगा टोटल मोल इंटू आर इंटू टी के. अब यहाँ से मैंने एन टी निकालना है, एन टी निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ पी टी मल्टीप्लाई बाय वी ओवर आर टी लिख लेता हूँ.
अब इसको इसी साइड पे ले जाके सॉल्व करते हैं। टोटल प्रेशर हमारे पास गिवन है 1 atm, टोटल वॉल्यूम गिवन है 13 dm क्यूब, अगेन आर आ गया। अब आर की वैल्यू 0.0821 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन होती है। ये तब यूज करते हैं जब प्रेशर हमारे पास एटीएम में गिवन हो और वॉल्यूम डीएम क्यूब में, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहां मैं आर की वैल्यू वो यूज कर सकता हूं जो होती है 0.0821, किस फॉर्म में होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर विच इज 310 केल्विन। तो यहां से जो टोटल मोल्स की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, इसको सॉल्व करने के बाद जो टोटल मोल्स आ गए मेरे पास वो आए 0.51 टोटल मोल्स आ गए हैं। टोटल मोल्स में से मैं अगर हाइड्रोजन और हीलियम के मोल्स निकाल के माइनस कर दूं तो मीथेन के मोल्स आ जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालता हूं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हाइड्रोजन का मैस कितना हमारे पास गिवन है 0.8 ग्राम, मोलर मैस कितना गिवन है 2 ग्राम। ओके, अगर हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.8 डिवाइडेड बाय 2 का तो आता है 0.40 मोल्स। हीलियम के निकालते हैं, मोल्स ऑफ हीलियम N इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M। अब मैस कितना गिवन है हीलियम का 0.12, और उसका मोलर मैस कितना होता है 4 ग्राम पर मोल। यहाँ पे भी मोल आएगा, यहाँ पे भी ग्राम पर मोल आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मोल, और ये होगी 0.12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.03 मोल। स्टूडेंट्स, ये दो मोल्स आ गए हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम के, और ये आ गए टोटल। तो हमारे पास जो मीथेन है CH4, उसके मोल्स निकालने बड़े आसान हो गए। कैसे? टोटल मोल्स क्या होंगे? टोटल मोल्स होंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ मीथेन। तो अगर मैं टोटल मोल्स में से माइनस कर दूं हाइड्रोजन के और हीलियम के तो मेरे पास मीथेन के मोल्स बन जाएंगे। अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूं, 0.51 माइनस 0.40 माइनस 0.03। तो मोल्स ऑफ मीथेन आ गए मेरे पास CH4। इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.084 मोल्स। नो, हमारे पास मोल्स आ गए, किसके? मीथेन के भी मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के भी और हीलियम के भी। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हीलियम। अब हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और उसका यूज करके प्रेशर लगा लेते हैं। वो कोई ऐसा इशू नहीं है। मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। 0.40 डिवाइडेड बाय 0.51, तो आंसर आया 0.784। ये मोल फ्रैक्शन आ गई हाइड्रोजन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, एक्स हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.51, तो आंसर आया 0.058 मोल्स। फिर करते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, तो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ मीथेन कितने निकाले थे हमने माइनस करके? 0.084 डिवाइडेड बाय 0.51, तो उसका आंसर आया 0.164।
ये 3 मोल फ्रैक्शन आ गई। मैं ज़रा इनको ना हाईलाइट कर लेता हूँ। ये 3 मोल फ्रैक्शन आ गई, हाइड्रोजन की, हीलियम की और मीथेन की। इनको यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू pH2 टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। टोटल प्रेशर क्या है? 1 atm। मोल फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है ना, यूनिट लेस होगी, मोल ओवर मोल कैंसिल हो जाएगा, तो उसके यूनिट ही नहीं होंगे, 0.784। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आया 0.784। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ helium, easy, partial pressure of helium is equal to total pressure multiply by mole fraction of helium, x, कैपिटल X, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x है, इसको भी थोड़ा अब सही है। तो आपके पास आंसर आया 1 atm मल्टीप्लाई बाय हीलियम की मोल फ्रैक्शन है 0.058, तो आंसर आया 0.058 atm. This is partial pressure of helium. Now last one is partial pressure of methane. Methane total pressure multiply by fraction of methane 1 atm. स्टूडेंट्स ये आंसर आया 0.164 atm। अब एक हमारे पास ये आया एटीएम के अंदर आंसर, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये आया एटीएम के अंदर आंसर, ये आया हीलियम का पार्शियल प्रेशर और ये है मीथेन का पार्शियल प्रेशर। तो हमने ये सोल्व कैसे किया? सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर हमने पार्शियल प्रेशर का फार्मूला यूज़ करना है किसी गैस के लिए तो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन उसकी गिवन होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स पता होने चाहिए। चलो हाइड्रोजन और हीलियम का मैस गिवन है तो उसके मोल्स पता हैं, मीथेन का तो मैस भी नहीं गिवन तो उसके मोल्स भी नहीं निकल सकते। इन दैट केस मैंने क्या किया, टोटल प्रेशर वाले फार्मूले से टोटल मोल्स निकाल लिए, उन टोटल मोल के अंदर से मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के मोल माइनस किए तो मेरे पास मीथेन के मोल्स आ गए। अब मैंने क्या किया, 1 by 1 सारों की मोल फ्रैक्शन निकाली। फॉर एग्जांपल मीथेन की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज इक्वल टू 0.164। नाउ जब मोल फ्रैक्शन आ गई तो मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करता गया और मेरा रिजल्ट आता गया उस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके यूनिट्स भी लिखने हैं साथ। पार्शियल प्रेशर के यूनिट होते हैं एटीएम में, मोल फ्रैक्शन के नहीं होते, और जो जो आंसर ड्राइव किया गया है वो विद यूनिट लिखना होता है अगर तो इसके यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। एक दफ़ा समझने के बाद जब आप खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि डाटा किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उसको ज़रूर मैच करना है दोबारा क्वेश्चन के साथ। दूसरी बात, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं। जो यूनिट्स हैं उनको सेम रखना है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आप इन सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।